नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। एमपी में एक तरफ जहां ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सियासी घमासान मचा हुआ है, तो वहीं कांग्रेस विधायक ने पार्टी लाइन से हटकर पीएम मोदी से मांग अलग ही कर दी है। कांग्रेस विधायक रविंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए ताकि गरीब और जरूरतमंदों को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा, गरीब और गरीब होता जा रहा है, इसीलिए जरूरी है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण व्यवस्था लागू हो। गरीबी के आधार पे यदि आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष आदरणीय कमलनाथ जी और हमारे सारे साथी, हमारे जो विधायक साथी थे, उन्होंने भी उस मुद्दे को ये किया। अब माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत उसमें गति दिखा रहे हैं। ये केवल वो श्रेय लेने की, ये श्रेय लेने वाली राजनीति बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है। आबादी के साथ जो गरीब लोग हैं बड़ी संख्या में, मैं उनकी ओर से ये आवाज उठा रहा हूं कि गरीबी के आधार पे यदि आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, क्योंकि देश को अगर आगे बढ़ाना है, विश्वगुरु बनाना है, महाशक्ति बनाना है, तो गरीबों का ध्यान पहले रखना पड़ेगा। कांग्रेस विधायक के आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग के बाद कांग्रेस मुश्किल में दिख रही है। कांग्रेस ने विधायक रविंद्र सिंह के बयान से किनारा करते हुए इन्हें उनका निजी बयान बता दिया। हालांकि पार्टी की अनुशासन समिति उनके इस बयान को संज्ञान में लेगी। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने साफ किया कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने के पक्ष में है। वहीं बीजेपी ने कहा कि विधायक की मांग कांग्रेस की मंशा जाहिर कर रही है। कांग्रेस सिर्फ 27% आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाने का काम कर रही है। आर्थिक आधार पर भी हमने आरक्षण दिया है। 10% जो है सामान्य वर्ग के, जो अति गरीब लोग हैं, उसको 10% आरक्षण दिया है कमलनाथ जी ने। वो तो कह रहे हैं कि पूरा आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए। ये उनका अपना निजी कोई विचार होगा, ये पार्टी का नहीं है। पार्टी का तो स्टैंड, हमने जब फैसला लिया हमारी सरकार ने, तो हमारा स्टैंड वो फैसला है। कांग्रेस का नेतृत्व स्पष्ट करे कि ओबीसी आरक्षण के पक्ष में है कि नहीं है, क्योंकि कांग्रेस कुछ लड़ाई लड़ती है और उनके विधायक कुछ कह रहे हैं, यानी अंदर बातें कुछ होती हैं। इसके कारण अपने आप में एक भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस करना चाहती है। जो अभी मेडिकल कॉलेज की सीट पर जो उनको आरक्षण देने की बात आई थी, कहां थी वो उस समय कांग्रेस क्यों नहीं समर्थन करना चाहती? आज कांग्रेस का एक विधायक कुछ बात करता है, कांग्रेस पार्टी कुछ और बात करती है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर मचे घमासान और कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार किया है। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पिछड़ा वर्ग हितैषी होने का दिखावा करती है। 65 सालों तक देश में कांग्रेस सत्ता में रही, फिर भी ओबीसी को उचित सम्मान नहीं मिला, जबकि बीजेपी हमेशा से पिछड़ा वर्ग की हितैषी रही है। ओबीसी कमीशन बना था, लेकिन ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा कभी कांग्रेस ने नहीं दिया। कमलनाथ जी, आप बताइए, आपने 27% आरक्षण के बारे में क्या किया था? आपने 27% आरक्षण कोर्ट के अंदर गया, आपके एडवोकेट जनरल ने पैरवी करने के लिए खड़े होने की भी आवश्यकता नहीं समझी। समय से पहले एमपी विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही स्थगित होने को लेकर आज कांग्रेस नेता प्रदेश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमला बोल रहे हैं। भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सरकार के पैसे खर्च करने के बावजूद लोगों को इलाज, ऑक्सीजन और दवाएं नहीं मिली। ऐसे में जांच होनी चाहिए कि ये पैसे कहां गए। पार्टी ने बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि केवल विधेयक पास कराने के लिए कुछ घंटों तक ही सदन की कार्यवाही चलाई गई। एनपी प्रजापति ने कहा कि 10 तारीख की कार्यसूची में सिर्फ 6 विधेयक और बजट शामिल थे। स्थगन और ध्यानाकर्षण को शामिल ही नहीं किया गया। उनका कहना है कि विपक्ष महंगाई का मुद्दा उठाना चाहता था, लेकिन सरकार ने चर्चा नहीं की। 1600 करोड़ रुपए खर्च किए, भाई गए कहाँ पैसे? ऑक्सीजन मिली नहीं, ऑक्सीजन बेड मिला नहीं, रेमडेसिविर इंजेक्शन दिखे तो एक ही जगह दिखे, हमीदिया अस्पताल में 853 चोरी हो गए, उसके अलावा उसका पता ही नहीं लगा कहाँ है। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन आज भी नहीं मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये पैसा कहाँ गया, किस भ्रष्टाचार के उसमें चढ़ गया ये पैसा, इस पूरे मामले की
ये जांच होना चाहिए। विधानसभा तो लगा ही नहीं रहे हैं, ये तो डिक्टेटरशिप की तरफ। हमारे नेता कमलनाथ जी ने कहा 5वें प्रश्न पे जब डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और महंगाई का प्रश्न आया तो कमलनाथ जी ने खड़े होकर कहा कि हमने इसी मुद्दे पर स्थगन मांगा है, क्यों ना इस मुद्दे पर स्थगन पे चर्चा हो जाए। अपनी मांग मांगने के लिए हम लोगों ने अध्यक्ष जी को कहा कि साहब देखिए, सत्ता पक्ष तो दादागिरी कर रहा है, जनता के हित के मुद्दों पे चर्चा नहीं होने। ग्वालियर में कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी सरकार पर हमला बोला। डॉक्टर गोविंद सिंह ने सत्र की वक्त से पहले समाप्ति पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आज लोकतंत्र खतरे में है। सरकार जनहित के मुद्दों पर सदन में चर्चा से बच रही है और जनता की आवाज उठाने वालों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। उनका कहना है कि सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देने से बच रही है। उन्होंने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं देना चाहती है। कमलनाथ सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने का वादा पूरा किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट है। बढ़ती महंगाई पर डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा, पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों से जनता परेशान है, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं। उधर रामनिवास रावत ने पुलों के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। मुख्यमंत्री जी ने अभी सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें मैं भी शामिल था। उन्होंने कहा था 2 दिन के अंदर हम सभी को खाने पीने की व्यवस्था कराएंगे, 50 किलो गेहूं देंगे। हमने कहा गेहूं नहीं, आप आटा दीजिए गेहूं, क्योंकि गांव में लाइट हट गई, ट्रांसफार्मर टूट चुके, लाइट है नहीं है, तो काम आटा बिजली भिजवाएंगे। लेकिन अभी तक भिंड जिले में करीब 20 गाँव में केवल कुछ पहुँचा है आटा, वो भी कंपनियों की तरह, बाकी के सरकार की तरफ से कोई इंतजाम नहीं। एमपी में कांग्रेस नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी ने तंज कसा है। मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, उनके विधायकों ने ही हंगामा कर विधानसभा को स्थगित करवाया। विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, लिहाजा हंगामा कर सदन की कार्यवाही रोकी गई, जबकि सरकार विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार थी। करें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का अधिकार सबको है, परंतु ये जनता है, सब जानती है। ये केवल कह देने से कुछ नहीं होगा। जनता ने देखा, मीडिया ने देखा कि हंगामा किसने किया। तो कांग्रेस के नेता तो नीति नहीं है उनके पास, कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के पास किसी भी तरह से आगे प्रदेश की जनता की सेवा करने का कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। मध्य प्रदेश में एफआईआर दर्ज कराने के लिए अब थाने जाने की जरूरत नहीं है। प्रदेश में अब ई-एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। इस सुविधा के तहत कहीं से भी मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। गुरुवार को इस ई-एफआईआर का ट्रायल किया गया। इसके जरिए घटना के बाद कभी भी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है, जिसके बाद पुलिस उसका वेरिफिकेशन करेगी, जिसके बाद एफआईआर की कॉपी डाउनलोड की जा सकती है। एमपी पुलिस की वेबसाइट, सिटीजन पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए ई-एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी। इस संबंध में पुलिस हेडक्वार्टर्स की ओर से सभी थानों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में आई बाढ़ के बाद अब पानी जमा हो गया है, जिससे डेंगू का खतरा भी बढ़ गया है। ग्वालियर स्वास्थ्य विभाग ने जिले के बाढ़ पीड़ित सभी 46 गांव में डेंगू लार्वा के सर्वे का काम शुरू कर दिया है। शहर के संवेदनशील इलाके जैसे दीनदयाल नगर, पुरानी छावनी, विनय नगर में भी सर्वे का काम चल रहा है। अच्छी बात यह है कि अभी तक बाढ़ प्रभावित इलाकों में किसी भी गाँव में डेंगू का लार्वा नहीं मिला है। इस सीजन में अब तक 7 मरीज सामने आए हैं, हालांकि इनमें से अधिकांश मरीज दूसरे जिलों के थे। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। लोगों को बारिश का पानी अपने घरों में जमा ना होने की सलाह दी जा रही है। शहरी क्षेत्र में जो हाई रिस्क एरिया था वहाँ पर जैसे अपना डीडी नगर है और पुरानी छावनी वाला का इलाका था, विनय नगर के कुछ क्षेत्र थे, तो वहाँ पर हम लोग सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहीं भी लार्वा पनप ना पाए, जिससे कि हम लोग डेंगू के अपने ग्वालियर वालों को डेंगू से बचा सकें।
मध्य प्रदेश के मंदसौर में डेंगू तेजी से पांव पसार रहा है। सबसे ज्यादा मामले सीतामऊ क्षेत्र से सामने आ रहे हैं, जहां पिछले 48 घंटों में डेंगू के 20 से ज्यादा मरीज मिले हैं। वहीं जिले में अब तक डेंगू के 139 मरीज सामने आ चुके हैं, जो कि पिछले कई सालों की तुलना में बहुत ज्यादा हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि टीमें लगातार सर्वे कर रही है, डेंगू के लार्वा को नष्ट किया जा रहा है और लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वो डेंगू से बचने के लिए सावधानियां बरतें। हालांकि लोगों का आरोप है कि संक्रमित इलाकों में दवा का छिड़काव और फॉगिंग नियमित नहीं हो रही है। डेंगू के लिए अपन पैराथर्मल स्प्रे करा रहे हैं, धुआं करवा रहे हैं और लार्वा सर्वे कर रहे हैं क्षेत्र में जाके। पानी के जो अस्थायी गड्ढे भर रहते हैं उनमें दवा डलवा रहे हैं अपन, और टीबी वार्ड में, आरटीपीसी लैब में और उसमें एक्सरे यूनिट में धुआं करवाया अपन ने भी। और क्षेत्र में और जाके आया हूँ अभी मैं, 4-5 जगह करवा गया। सावधानी रखना है? सावधानी ये पानी इकट्ठा नहीं होने शादी के पहले, तो साफ सुथरे पानी को ढक के रखें और अपने पूरे सही कपड़े पहने। बड़वानी में वृद्धाश्रम के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। किराए की महिलाएं रखकर शासन को लाखों रुपए का चूना लगाया जाता था। यहां नवलपुरा के पास वृद्धाश्रम का संचालन किया जा रहा था। गड़बड़ी की आशंका पर जब एसडीएम ने यहां छापा मारा तो वो भी हैरान रह गए। एसडीएम ने बताया कि यहां कोई भी वृद्ध नहीं है। यहां मिली महिलाओं ने बताया कि उन्हें 100 रुपए देकर बुलाया गया। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उन्हें यहां पर रहना है। दबिश के दौरान यहां कोई भी स्थायी कर्मचारी नहीं मिला, न ही किसी प्रकार के भोजन की व्यवस्था मिले। इस वृद्धाश्रम का संचालन करने वाली संस्था को पिछले साल सामाजिक न्याय विभाग से 11,44,000 रुपए का फंड भी मिला था। फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद प्रशासन अब संबंधित एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। 9 बजे से 5 बजे तक। तो यहाँ तुमको पैसा मिलता है रुकने का? 100 रुपये। 100 रुपये रोज मिलता है? हाँ। कितने महिला हो तुम यहाँ पर? यहाँ 30-35 महिला। सभी को पैसा मिलता है? हाँ। यहाँ पे वृद्धाश्रम संचालित ही नहीं है। यहाँ जो भी महिलाओं को दिखाया हुआ है वो बाहर से प्रतिदिन किराए पे महिलाओं को बुलाया जाता है। प्रतिदिन 100 रुपये उसके लिए दिए जाते हैं और ना ही किसी प्रकार से यहाँ खाने की या अन्य व्यवस्था है जो कि इनको ने अपने गाइडलाइन में जो दिखाई हुई है और जिसके लिए मान्यता ली हुई है, किन्हीं भी शर्तों का यहाँ पालन नहीं पाया गया है। तो इसके संबंध में पूरी जांच हमारे द्वारा की गई है और आगामी कार्रवाई के लिए हम प्रतिवेदन भेजेंगे। हॉकी में देश के लिए मेडल जीतने वाले विवेक सागर की सफलता से उनके गांव की तस्वीर भी बदलने लगी है। जी हां, विवेक सागर के स्वागत के लिए जहां पूरा गांव तैयार खड़ा है, तो वहीं उनके घर तक जाने वाली कच्ची सड़क भी रातों रात सीमेंट की बना दी गई। यही नहीं, जल्द ही गांव में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम भी शुरू हो जाएगा। विवेक सागर का चांदोन गांव सोहागपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहां के विधायक विजय पाल सिंह ने बताया कि जब वो बधाई देने विवेक के गांव पहुंचे तो उन्होंने कच्ची सड़क देखी, जिसके बाद तत्काल 4 लाख रुपए स्वीकृत किए गए और कुछ ही दिनों में 250 मीटर लंबी और 6 फीट चौड़ी सड़क बनकर तैयार कर दी गई। 75 साल हो गए आप लड़ाई लड़ रही हो। क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ गए आप? सब दूर गए और भोपाल भी गए थे, बैतूल गए। अच्छा, ये आग लगा लिए। क्यों? ये पेंशन नहीं मिला। बैतूल से उनको जेल सर्टिफिकेट मिला था, उसके आधार पर काम किया हम लोगों ने। तो वो वहाँ से कई कागज आए जिसको लेके हम बैतूल जामे। तो टीकमगढ़ से बड़ी खबर, जहां एक दलित परिवार शौचालय में रहने को मजबूर है। मामला जतारा जनपद पंचायत के केशवगढ़ गांव का है। 5 लोगों का परिवार पिछले 4 साल से सरकार के दिए शौचालय में जिंदगी गुजार रहा है। परिवार के मुखिया का आरोप है कि पीएम आवास के लिए अधिकारियों से लेकर नेताओं तक से गुहार लगाई, लेकिन सूची में नाम नहीं आया। मगनलाल अहिरवार को पीएम आवास तो नहीं मिला, लेकिन उनके परिवार के नाम पर 2 सरकारी शौचालय जरूर बना दिए गए। ऐसे में मगनलाल ने बीच की दीवार हटाई और दोनों शौचालय को जोड़कर अपना आशियाना बना लिया। अब मगनलाल इसी शौचालय में अपनी 3 बेटियों और पत्नी के साथ रह रहे हैं। मगनलाल को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन भी मिला है, लेकिन सिलेंडर भराने के पैसे नहीं। ऐसे में मगनलाल की पत्नी शौचालय में ही चूल्हे पर खाना पकाती हैं। हालांकि मगनलाल पर बिजली विभाग ने जरूर दलियादिली दिखाई। मगनलाल के शौचालय नुमा घर में बाकायदा
बाकायदा बिजली कनेक्शन दिया गया, मीटर लगाया गया, जिसका बिल मगनलाल भर रहे हैं। मगनलाल को भी अभी भी उम्मीद है कि उन्हें पीएम आवास आवंटित किया जाएगा। ऐसे में आज भी सरपंच सचिव से लेकर अधिकारियों के वो चक्कर काट रहे हैं। मगनलाल अहिरवार का आरोप है पीएम आवास के लिए उससे 10,000 रुपए की मांग की जा रही है और पैसे नहीं देने पर 7 अगस्त को सरपंच ने उसके साथ मारपीट भी की थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि एक्सीडेंट में मगनलाल को चोट लगी, मामले की जांच की जा रही है। खाना बनाने की परेशानी होती है, हम लोग सो नहीं पाते हैं, ना पढ़ पाते हैं और यहाँ से भींगा ही भींगा रहता है, इसलिए हमें बहुत परेशानी होती है। ये मजबूरी है कि मेरे पास कुछ नहीं है, जगह जमीन है नहीं है, कुछ नहीं है, शौचालय है और मकान हते जो हमारे सास ससुर की सुबह गिर गए, जेठ ने लगले बना ली और हमारे पास कुछ नहीं है, कोई आसरा नहीं है, सो किसके सहारे हम इसी शौचालय में रह ऐसी यही मजबूरी है हमारी। इनने लिख के दे दो, 181 ने कॉल करी, जी बोली 81 किन्ने लिख के दे दिया है और तुम फिर के सका 181 बोली कर ले, तुम शिकायत करेंगे दो फिर के। मामला मेरी संज्ञान में अभी आया है, चूँकि मैं देख लेता हूँ इसमें क्या कार्रवाई होगी। आखिरकार उसको आवास क्यों नहीं मिला है, शौचालय में रहने के लिए क्यों मजबूर है, इसको देख के और जो भी संबंधित होगी कार्रवाई संबंधित विभाग को लिख देंगे और जो भी यदि पात्रता की श्रेणी में आता है तो उसका आवास निर्माण करवाएंगे। हॉकी में देश के लिए मेडल जीतने वाले विवेक सागर की सफलता से अब उनके गांव को भी फायदा हो रहा है। गांव की तस्वीर बदलने लगी है। विवेक सागर के स्वागत के लिए पूरा गांव जहां तैयार खड़ा है, तो वहीं उनके घर तक जाने वाली कच्ची सड़क भी रातों रात सीमेंट की बना दी गई है। यही नहीं, जल्द ही गांव में स्ट्रीट लाइट भी लगाने का काम शुरू हो जाएगा। विवेक सागर का चांदोन गांव सुहागपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहां के विधायक विजयपाल सिंह ने बताया कि जब वो बधाई देने के लिए विवेक के गांव पहुंचे तो उन्होंने कच्ची सड़क देखी, जिसके बाद तत्काल 4 लाख रुपए स्वीकृत किए और कुछ ही दिनों में 250 मीटर लंबी और 6 फीट चौड़ी सड़क बनाकर तैयार कर दी गई। उनके घर की अप्रोच रोड ठीक नहीं थी, तो मैंने तत्काल सीओ फैसला को बोला कि यहाँ जितनी भी राशि लगेगी मैं विधायक से राशि दूंगा और तत्काल सड़क बनाने का काम था और आज वो सड़क बनकर 2 दिन में तैयार हो गई है। मैं पुनः उस बच्चे का बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि मेरी विधानसभा ही नहीं संपूर्ण देश का नाम उसने रोशन किया है। सम्मान किया विवेक का वहाँ पे और मम्मी पापा भी वहाँ गए थे, बहुत प्राउड फील हो रहा था मुझे सब देख के। सर ने जो इतना भव्य स्वागत किया है, इसकी मतलब उम्मीद तो थी पर इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे अच्छी चीज़ ये भी हुई है कि हमारे घर की रोड जो सामने से बहुत सालों से बनी नहीं थी, यहाँ भी पक्की सड़क बन चुकी है।